खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। शिवसेना लीडर संजय राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात संजय राउत को गिरफ्तार किया। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इतवार के रोज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम संजय राउत की रिहाइशगाह पर तलाशी लेने के लिए पहुंची थी। ख्याल रहे कि 1034 करोड़ से ज्यादा के पत्राचाल घोटाले में एजेंसी ने संजय राउत को 27 जुलाई को समन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके थे। इससे पहले संजय राउत से ईडी ने 10 घंटों तक पूछताछ की थी। संजय राउत पर जांच में ताउन न करने का इल्जाम है। और महाराष्ट्र के उजियाला एकनाथ शिंदे का कहना है कि संजय राउत मामले में जांच से सच सामने आएगा। भले ही उन्होंने मेरी और मेरे साथियों की नुक्ताचीनी की, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आता त्याच्या बाबतीत चौकशी सुरू आहे आणि जे काय आहे चौकशी अंतीच समोर येईल। पण ते बऱ्याच जणांना जेलमध्ये घालण्यासाठी निघाले होते। तुम्ही गुवाहाटीला असताना आम्हाला पण जेलमध्ये घालायचा विचार केला होता। आमची देखील खूप बदनामी केली, ठीक आहे, पण आम्ही ते विसरून गेलो। आम्ही या सर्वांना मी अगोदरच सांगितलं की आम्ही कुठल्याही पातळीवर खालच्या पातळीवर समोरच्याने आरोप केले मग आम्ही करणार नाही। आम्ही त्यांना कामातून उत्तर देऊ। ये नया भारत है, कानून सबके लिए यकसा है। अवाम को जो लूटता है, कानून को तोड़ता है, हिंदुत्व के नजरिए से अगर समझौता नहीं करते तो आज ये नौबत नहीं आती। किसने कही है ये तमाम बातें, आइए आपको दिखाते हैं। आज उन्हें ईश्वरीय दंड मिल रहा है। यह नया बदला हुआ भारत है। इस भारत में राजा हो, रंक हो, नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, कानून सबके लिए समान है। कोई जनता को यदि लूटता है, कानून यदि कोई तोड़ता है तो उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नाद में लगकर तुमने हिंदुत्व को किनारे कर दिया। आज उन दोनों दलों ने शिवसेना नेता को किनारे कर दिया, शिवसेना दल को किनारे कर दिया। गिरफ्तारी के पूर्व उन्हीं नेताओं को याद आई उसी हिंदुत्व के भगवे गमछे की। यह हिंदुत्व की ताकत है। यदि हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता नहीं करते, उस विचारधारा का उन्हें विस्मरण नहीं होता, जनता की सेवा करनी है इस बात का स्मरण होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। अटल जी की एक प्यारी कविता है, चिंगारी का खेल बड़ा बुरा होता है, औरों के घरों में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खड़ा होता है। तो राम कदम अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, उधर शिवसेना का कहना है कि जमहूरियत के लिए आज से दिन है। संजय राउत अपोजिशन की आवाज थे, उन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया। हम भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, संजय राउत झुकेंगे नहीं। देखिए, ऐसा है कि आज भारतीय लोकतंत्र, महाराष्ट्र के लोकतंत्र के लिए काला दिन। काफी घंटे के पूछताछ के बाद श्री संजय राउत जी को रात को गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि संजय राउत जी विपक्ष की आवाज बनते हैं। संजय राउत जी वो बुलंद आवाज रहते हैं जिससे पूरी की पूरी दिल्ली हिल जाती है। लेकिन दिल्ली पिछले 2.5 सालों से इस प्रयास में थी कि संजय राउत को कहां परेशान करें, संजय राउत को कैसे अरेस्ट करें। एक बहुत पुराने मामले में धोखे से उनको अरेस्ट किया। आपको पता है कि इस समय संसद का सत्र चल रहा है। किसी सांसद को आप गिरफ्तार करते हैं तो स्पीकर को बताना पड़ता है। यही अगर गलती से महाविकास आघाड़ी की सरकार रही होती तो चारों तरफ बीजेपी हंगामा मचा देगी। लेकिन हम उस नेचर के नहीं हैं। हम नियम कानून संविधान को मानने वाले लोग हैं और इसका जवाब जनता देगी चुनाव में। ठीक है, आप गिरफ्तार करिए, आप कानूनी कार्रवाई करिए, हम भी लड़ेंगे, हमारे वकील भी लड़ेंगे। संजय राउत जी झुकेंगे नहीं, आपकी मंशा पूरी नहीं होने देंगे। संजय राउत जी एक मराठी वीर है और महाराष्ट्र की अस्मिता और मुंबई की अस्मिता के लिए अंतिम सांस तक वो लड़ेंगे। और हम भी देखते हैं कि अब दिल्ली में कितना जोर है। और संजय राउत की गिरफ्तारी पर एनसीपी का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। संजय राउत जी के ऊपर आरोप है कि 55 लाख रुपए उन्होंने लिए, लेकिन उन्होंने पैसे लिए कर्ज के स्वरूप में। उनके इलेक्शन एफिडेविट में उस चीज़ की एंट्री है
उनके इनकम टैक्स के रिटर्न में उस चीज़ की एंट्री है और कर्जे के स्वरूप में लिए हुए पैसे वापस भी किए गए। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद भी संजय राउत जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से देश की जनता पूछ रही है। क्या ये कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं? क्या ये कारण है कि उन्होंने महाविकास आघाड़ी का गठबंधन करने में उनके एक अहम भूमिका थी? तो शायद इन कारणों के ही वजह से संजय राउत जी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ईडी के रडार पे हैं, इनकम टैक्स के रडार पे हैं, सीबीआई के रडार पर हैं, लेकिन इन बड़ी संस्थाओं ने करोड़ों रुपए का डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब जो संस्था ईडी के रडार पे है और उस संस्था ने अगर भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों का डोनेशन दिया होगा तो क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अध्यक्षों का भी इन्वेस्टिगेशन करेगी? तो मुझे लगता है इस संदर्भ में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अपना आवाज़ उठाया उनको पॉलिटिकली टारगेट करने का एक षड्यंत्र पिछले कई सालों से भारत में हो रहा है। और इस वक्त की क्या कुछ वहां पर सरगर्मियां देखी जा रही हैं, सीधे जानेंगे हमारे साथी वसीम अंसारी से। वसीम, इस वक्त का हाल आपसे जानना चाहेंगे, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर सरगर्मियां नजर आ रही हैं संजय राउत को लेकर? देखिए, मैं इस वक्त ईडी कार्यालय मौजूद हूँ। मैं आपको यहाँ की ताज़ा तस्वीर दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पे देखिए तैयारियाँ शुरू है। कुछ ही देर में संजय राउत को इसी ईडी कार्यालय से लेके जाया जाएगा मेडिकल के लिए, यानी कि यहाँ से ईडी कार्यालय से सीधा जेजे हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे उनका मेडिकल होगा। उस मेडिकल के बाद वो कोर्ट की तरफ रवाना होंगे, जहाँ पे ईडी के जो अधिकारी हैं और जो वकील हैं वो मौजूद होंगे और बाकायदा जो उन्होंने अपनी हिरासत में संजय राउत को लिया है उस बारे में उसे लेकर दलील पेश करेंगे। जिस तरह से कल से ही पूरे राजनीतिक माहौल गरमाया हो, उसे देखते हुए किसी तरह की कानून व्यवस्था ख़राब ना हो उस पर ध्यान देते हुए बाकायदा जो यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है बढ़ा दी गई है। लगभग 200 पुलिस वाले यहाँ पे तैनात हैं। ईडी कार्यालय के पास लगभग 100 पुलिस वाले हैं, तो वहीं पे जेजे अस्पताल के 50 पुलिस वाले और कोर्ट के बाहर भी 50 पुलिस वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा गया एक पूरी राजनीतिक प्रेशर्स बढ़ सकते हैं, कुछ राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। इसे भी देखते हुए जो यहाँ ईडी कार्यालय के बाहर का जो माहौल है पूरा बैरिकेड्स की तरह से लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी बाहर वाले को आने जाने की इजाज़त ना हो। और साथ ही एक पूरा रोड है, ये सड़क है, इस सड़क के दोनों छोर पर बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। गाड़ियों का आवाजाही कम है, उनसे पूछा जाता है और जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को, जो रोज़ाना यहाँ आते हैं या फिर ईडी कार्यालय से संबंधित लोग, उन्हें ही यहाँ पर आने का मौका दिया जाता है। और दूसरा छोर ये है जहाँ पे पुलिस वाले पूरी तरीके से तैनात है। तो ओवरऑल सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अहम की गई है। और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, राजनेता अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी इस पूरे ईडी कार्रवाई को लेकर समर्थन कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस, एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर खिलाफत हो रही है। और एक राजनीतिक पहलू के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फिलहाल क्या दलील देती है कोर्ट के अंदर ईडी, ये देखने वाली बात है। यह तय माना जा रहा है कि पूछताछ के लिए और वक्त मांगा जाएगा। कुछ देर पहले जो ईडी के जो एडिशनल जोनल डायरेक्टर है वो यहाँ पे पहुंचे थे और वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे निकले। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी भी पूछताछ चल रही है और एक पक्का सबूत या फिर एविडेंस के तौर पर कोर्ट में रखने की कोशिश होगी ईडी की, क्योंकि वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड मिले। और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अभी बहुत सारे जो जांच है वो होने बाकी हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। खास करके इनकम को लेकर किस तरह से ट्रांजैक्शंस किए गए हैं प्रॉपर्टीज़ में, उसे लेकर भी जाँच की जाएगी। जिस तरह से दिखा कि पूरा पेपर उन्होंने दिया, ऐसा दावा है शिवसेना की तरफ से, उनके भाई जो सुनील राउत उनकी तरफ। जी वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, मेडिकल चेकअप भी हुआ है? अभी तक मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाया नहीं गया है। इस वक्त ईडी कार्यालय में ही संजय राउत मौजूद है, लेकिन किसी भी वक्त उन्हें यहाँ से लेके जाया जाएगा। जो प्रोसेस है पूरा, जब कोर्ट में पेश करना होता है उससे पहले मेडिकल करवाना होता है और इस प्रोसेस के तहत यहाँ से सीधा जेजे अस्पताल जाएंगे और वहाँ पे उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद वो पीएमएलए कोर्ट में पेश करेंगे ईडी के, वहाँ पे उन पर बहस होगी और किस तरह से इनके वकील भी पूरे जो मामले हैं बताएंगे, रखेंगे, सामने रखेंगे किस तरह से ये जो गिरफ्तारी हुई है ये जायज़ है
है या फिर अलग ही तरीके से इनको लाया गया है। सेम इसी तरह का माहौल हमने नवाब मलिक के दौरान भी देखा था। उस वक्त भी सुबह के वक्त ईडी के कार्यालय के अधिकारी पहुंचे थे, इस पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया था। सेम तरीका यहाँ पर भी आजमाया गया है। लगातार जो 16 घंटे के करीब जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ में कई मुद्दों पे खुलासा मांगा गया, पूरे सेटिस्फेक्शन नहीं हुए ईडी की तरफ से। यही वजह है कि उन्हें यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे भी 6 घंटे पूछताछ और देर रात उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो कई पहलू हैं जो उनके सामने रखेगी और कोर्ट में भी इसी को लेकर दलील पेश किया जाएगा कि ईडी को क्यों ज़रूरत है, उन्हें अपनी हिरासत में लिया है और साथ ही क्यों रिमांड चाहिए। इन सब बातों बिल्कुल का वसीम, कोर्ट तो में इस रखा बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हम अदा करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ हमारे पास पॉलिटिकल रिएक्शंस भी मौजूद हैं। जैसे कि कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट चाहती है, इसलिए संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोई जायदाद का मामला है तो इसके लिए कानून है, एक्शन लीजिए। उन्होंने पार्लियामेंट में महंगाई, ईडी, गुजरात में जहरीली शराब मामला समेत दीगर मामलों को उठाने की बात भी कही है। वरिष्ठ नेता और राष्ट्रसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करते हैं। सर, करीब 11.5 घंटे तक जो राज्यसभा सांसद संजय राउत उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। सर देखिए, ये तो एक मेंबर्स को हरास करने की चल रही है, खास करके जो अपोजिशन बीजेपी के खिलाफ में खड़ी हुई है और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संविधान के तहत जो बात करते हैं उनको दबाने की, डराने की कोशिश चल रही है। और आज उसी तरीके से संजय राउत को भी वहां पर अरेस्ट किया गया है और उनके जो भी कागजात थे, पैसे थे, उन्होंने जब्त कर ली। उसके बारे में तो संजय राउत ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और वो ये भी कहा है कि ऐसे बीजेपी हमको डरा डरा के अगर अपने तरफ कर लेती है तो उसके लिए हम झुकने वाले नहीं हैं। ये तो उनका कहना है। शिवसेना से इस मसले को उठा रही है, क्या आप लोग भी इस मसले को सदन के अंदर उठाएंगे? नहीं, ये तो देखिए बहुत से मुद्दे, ये है झारखंड का भी है जो खरीद फरोख्त चल रही है वहाँ पर, और गुजरात का हुज ट्रेजेडी है, और ऐसे अनेक मुद्दे हैं। हमारा मूल मुद्दा तो यही था कि महंगाई के ऊपर हम चर्चा चाहते थे, उसके बाद में सारे मुद्दे एक के बाद एक हम लेना चाहते हैं। लेकिन सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती, छोटे छोटे चीज़ों पे वो खुद ही बवाल कर रहे हैं। 2 दिन से वो बंद कर रहे हैं। अरे मैं आज सरकार के लोग ही अगर सदन को चलाना नहीं चाहते तो आप सोचिए कि डेमोक्रेसी किस तरफ चल रही है। सर, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से कल कांग्रेस के एक विधायक ने एलिगेशन लगाया था और कहा है कि झारखंड में जो कोशिश की जा रही थी, 10 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक पे ऑफर था और वहाँ सरकार गिराने की साजिश चल रही थी। सरकार गिराने के लिए तो उन्होंने काम किया और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला कि जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है वो इसमें इन्वॉल्व है ये ऑपरेशन में। या जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, कांग्रेस के हो या नॉन बीजेपी के, उन सबको एक एक करके वो गिरा रहे हैं। आपको तो मालूम है वो सारे जिस जगह हमको मजबूती के साथ जनता ने सपोर्ट किया था उन सभी को उन्होंने गिराया, 6-7 स्टेट। और मैं उनका, आपको लोगों को तो मालूम है, मैं पूरा सारे स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहता। वैसा ही अब ये यहाँ पर जो मिलीजुली सरकार है इसको गिराने के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। न्यूटी से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन अब तक हंगामों की नजर ही हुआ है। आज भी दोनों ऐवानों की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, शोर शराबा भी शुरू हो गया। पहले राज्यसभा फिर लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। माननीय सदस्यगण, वहीं मरकज पर मरकजी जांच एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम अपोजिशन जमातें लगातार लगा ही रही हैं।
ईडी की सरगर्मी और तमाम इल्जामात के बीच शिवसेना रुकने पार्लियामान प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में ईडी, सीबीआई और आईटी के गलत इस्तेमाल पर बहस के लिए नोटिस भी पेश कर दिया है। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूँ कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को जबलपुर हाई कोर्ट में लेकर आज अहम समाअत होना है। 25 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अदालत ने फरीकीन के हाजिर न होने पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए 1 अगस्त से होने वाली हर समाअत में 1 घंटे के लिए वक्त तय किया था। वहीं हुकूमत को 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में अपना मौक़िफ़ रखने की हिदायत भी दी गई है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन की हिमायत और मुखालिफत में दायर 63 अर्जियों पर आज समाअत होना है। ओबीसी रिजर्वेशन मामले की समाअत जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच करेगी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन देने के हक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के अपने अपने सियासी नजरिए, अपने अपने सियासी मकासद हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट में आज अहम मामले पर समाअत होना है और तकरीबन 63 अर्जियों पर आज ये समाअत होगी। ओबीसी रिजर्वेशन मामले को लेकर दोनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हिमायत और मुखालिफत करती नजर आ रही हैं और जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सियासी मकासद सबके अलग अलग हैं। आज जो समाअत होने वाली है वो कितनी अहम है, इसका क्या कुछ असर जो है वो आने वाले इंतखाबात पर होगा, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आपको बताएं कि इसकी सुनवाई जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच करने वाली है। वाराणसी अदालत में मुस्लिम फरीक की पैरवी कर रहे वकील अभिनाथ यादव का बीती शब दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। जराये के मुताबिक इतवार की शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अहले खाना उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उन्हें 4 अगस्त को दलीलें पेश करनी थी। ख्याल है कि श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जानिब से अभिनाथ यादव पैरवी करते रहे हैं। और अब बात करेंगे मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों की। कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। जारी आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 39 अफराद की मौत हुई है। इसी अरसे में 16,112 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,43,989 हैं। कोरोना टीकाकरण मुहिम के तहत अब तक 204 करोड़ 34 लाख 3,676 टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट हुई है। बीते 24 घंटों में 16,000 केसेस आए हैं, वहीं 16,000 मरीज ठीक भी हुए हैं और 39 मौतें हुई हैं। मौतों का जो आंकड़ा है वो कम हो गया है और केसेस में गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली के केसेस की बात करें तो उसमें भी गिरावट देखी गई है। जो पॉजिटिव दर है वो भी कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक राहत है। और वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स की बात करें तो लगातार उनकी कोशिशें जो हैं वो अब रंग ला रही हैं, क्योंकि वेरिएंट जिस तरीके से म्यूटेशन कर रहे हैं, कभी केसेस बड़े आ रहे हैं तो कभी कम आ रहे हैं, तो लोगों को अब सतर्क होने की ज़रूरत है। मास्क लगाएं, प्रोटोकॉल का पालन करें और जितना हो सके बचें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही अब बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि मंकी पॉक्स जैसी बीमारियां भी जो हैं वो कॉन्टैक्ट से फैल रही हैं।
तो जिस तरीके से अभी केसेस कम है और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1,43,000 हैं और अभी एक्टिव केसेस इतने ही बने हुए हैं। एक टाइम था जब ये एक्टिव केसेस में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा था, तो लोगों को अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है और सारी चीज़ों का पालन करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अंकित के साथ फराखान, न्यूज़ 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में पिकअप वैन बिजली की तार की जद पे आ गई और इसके नतीजे में कम से कम 10 लोगों की हलाकत की खबर है। कई जख्मी हैं। जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक भी बताई गई। इन्हें बेहतर इलाज के लिए जलपाईगुड़ी मुंतकिल किया गया। महलवकीन का ताल्लुक सीतलकोची से बताया गया। वैन का ड्राइवर फरार है। कौन लगता है, क्या हुआ है? वो मेरा लड़का है ना, वो बुलोभाम में आया, वो जनरेटर बारिश में था, वो जनरेटर टूट गए, अब कारण हो गया पूरा, इसलिए 10 डेड हो गया, 10 आदमी और 20 आदमी बासा हुए हैं। डीजल बाजने के लिए जनरेटर था, वो जनरेटर तार लीक करके कारण हो गया। गाड़ी कारण होने का बाद ऐसा हुआ, 10 आदमी 7 डेड हो गया और 20 आदमी। ड्राइवर जो था गाड़ी का पिकअप का, वो जनरेटर ऑफ किया और 10 आदमी घायल किया, ये मेडिकल में आ गया। और मुल्क में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आज 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 36 रुपए की कमी की है। इस तरह दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1976 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसका बराह रास्त फायदा रेस्टोरेंट्स, होटल और दीगर तिजारती सार्फिन को होगा। राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां बच्चों को स्कूल को ले जाने और लाने वाले प्राइवेट कैब ड्राइवर्स एक रोजा स्ट्राइक पर हैं। हड़ताली ड्राइवर कमर्शियल गाड़ियों का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना यही है कि कोरोना के दौरान उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ड्राइवर्स की हड़ताल से गार्जियंस को बच्चों को स्कूल भेजने में सख्त मुश्किलात का आज सुबह से ही सामना करना पड़ रहा है। मेन इश्यूज है वो ये है कि यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर है, जो कैब वाले हैं, उनकी स्ट्राइक है। उनकी स्ट्राइक जब मैंने उनसे बात किया, पता चला कि उनको 15,000, 20,000, 44,000 चलाना है, उनको रिन्यू नहीं कर रहा है प्रॉपर टाइम में। उसको बच्चे को कमर्शियल है, कुछ प्राइवेट गाड़ी है जिससे वो छोड़ते हैं। तो इनकी 2-2.5 साल कोरोना का मार रहा है, पूरे देश को मार इसकी रही है, पूरे देश परेशान रहा है इससे। ये जो आज इनके स्ट्राइक से हम पेरेंट्स को बहुत परेशानी हुई है। परेशानी तो बहुत हो रही है, अपने बच्चों को खुद छोड़ के आना, फिर घर। नाज़रीन, मध्य प्रदेश से हमने आपको खबर बताई थी, जहां 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज समाअत होना है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, कितनी अहम ये समाअत है? 63 अर्जियां दाखिल की गई हैं और सबसे अहम बात ये कि हर पार्टी के अपने अपने सियासी अगराज़ व मकासिद हैं। है ना, जो जबलपुर हाईकोर्ट में जो समाअत होनी वो बड़ी अहम इसलिए भी है कि पिछली समाअत जो 25 जुलाई को हुई थी, उसमें हाईकोर्ट ने फरीकैन की अदम मौजूदगी पर जो है उनकी गैर हाजिरी पर जो है नाराजगी का इजहार करते हुए आज से होने वाली समाअत के लिए वक्त मुकर्रर किया है कि जो भी समाअत होगी वो 1 घंटे के लिए होगी। तो आज जो समाअत होगी वो 3:30 बजे होगी और 1 घंटे के लिए होगी। अब जितनी भी समाअतें होंगी उसके लिए 1 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अदालत ये चाहती है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला हो और वहीं पर CGI को और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी गई है ना। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे, सियासी पार्टियों का क्या कुछ इसमें रुख आपने अभी तक देखा है? है ना, इसमें बताते कि पहले जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जब कमलनाथ हुकूमत ने 2014-19 में इस पर 14% से 27% किया था, तो भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत कर रही थी। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों का मौक़िफ़ एक है, दोनों चाहती है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन मिले। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वोटर्स की तादाद है वो 52% है और दोनों पार्टियां ओबीसी वोटर्स को अपने साथ साध कर रखना चाहती हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियां ये तो चाहती है कि 27% वोटर्स जो है ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, लेकिन दोनों के अपने सियासी एजेंडे अलग अलग हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अदालत के बाहर एक सियासी घमासान मचा हुआ है ना। जी मेहताब, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।